दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मेरे साथ हैं सपा के विद्वान प्रवक्ता अमीक जमई साहब। अमीक भाई को इसलिए जोड़ा है क्योंकि कल समाजवादी पार्टी ने एक मुद्दे पर चुनाव आयोग को बुरी तरह से घेर लिया। कमाल है, इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां खामोश। हाल ही में अभी चुनाव होना है 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार में। और जब बिहार के चुनाव की घोषणा कर रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, तो उन्होंने बताया कि अब जितने भी चुनाव होंगे, बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर आगे भविष्य में जितने भी चुनाव होंगे, उसमें बुर्काधारी महिलाएं और घूंघटधारी महिलाओं का की पहचान चुनावी बूथ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता करें। दरअसल हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों से मीटिंग करता है। तो बिहार चुनाव के पहले जब मीटिंग हुई थी तो लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी ने मांग की थी कि भैया ये जो बुर्काधारी महिलाएं होती हैं और घूंघट वाली महिलाएं होती हैं, इनकी ढंग से पहचान नहीं हो पाती है और इसकी आड़ में फर्जी वोटिंग होती है, इसलिए इनकी मतदान के पहले इनकी पहचान सुनिश्चित कराने का उपाय करे चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग ने तो ये कर दिया, घोषणा भी कर दी। लेकिन एक नेता है इस देश में जो भाषण कम काम ज्यादा करता है। उस नेता का नाम है अखिलेश यादव। उन्होंने इस पूरे चुनाव आयोग के भाषण को सुना और समझा। फिर कल उनके आदेश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास गया और एक चिट्ठी लेके आया है कि आपका ये जो आदेश है, ये दरअसल एक धर्म के खिलाफ इस आदेश को का उपयोग होगा और इससे महिला मतदाताओं में, खासकर मुस्लिम मतदाताओं में मतदान के प्रति जो उत्साह रहता है और वो हो सकता है मतदान करने से भी मना कर दें, इससे नुकसान होगा और बड़ी संख्या में मुस्लिम महिला वोटर्स हो सकता है वोट डालने न जाए। दूसरा, ये जो पर्दा मतलब जो बुर्का हटा के आपकी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं उनके चेहरे का मिलान करेंगी, इसमें काफी टाइम जाएगा और कई लोग मतदान नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने एक चुनाव आयोग एक हैंडबुक देता है रिटर्निंग अफसर को, उसकी हैंडबुक में 143 नंबर पेज संभवतः मैं हूँ उसमें सही हूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि ये मतदान अधिकारी का काम है कि मतदाता की पहचान सुनिश्चित करे। तो आपके इसी आदेश का उल्लंघन आपका दूसरा आदेश कर रहा है, इसलिए आप इस पर तुरंत लगाइए। 2027 के पहले मुझे लगता है, क्योंकि अखिलेश यादव वोटर रिवीजन को लेकर भी बड़े ही ज्यादा अलर्ट हैं। लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं। और देखिए, उन्होंने एक लिस्ट दी थी 2022 के लोग विधानसभा चुनाव के बाद कि उनको खबर मिली थी कि बड़ी संख्या में हर बूथ पर उनके वोटरों के नाम काटे गए थे। एक 18,000 लोगों की लिस्ट बकायदे एफिडेविट के साथ उन्होंने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी को थी, लेकिन उस पर अब तक क्या रिपोर्ट आई कुछ पता नहीं चला। आपको क्या लगता है अमित भाई कि पिछली बार आप लोगों ने एक लिस्ट सौंपी 18,000 मतदाताओं के जिनके नाम काट दिए गए और आपका कहना था कि वो मतदाता हैं और उनके एफिडेविट भी आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी, उस पर चुनाव आयोग ने कोई आपके पास लिखित जवाब नहीं दिया। फिर आप चुनाव आयोग के पास इस निर्णय का विरोध करने चले गए कि ये जो आपने बुर्का वाली और घूंघट वाली महिलाओं की पहचान करने के लिए जो नई प्रक्रिया शुरू की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं, महिला कार्यकर्ता, ये वोटिंग बूथ पर ऐसी महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करेंगी। इस पर तो आपकी जो विरोध करने की आपकी बात, आपको लगता है कि चुनाव आयोग आपकी इस बात को मानेगा? आलोक जी, सबसे पहले तो इस बहुत ही देश की बहुत ही महत्वपूर्ण इस चर्चा में, गंभीर चर्चा में मुझे हिस्सा लेने के लिए आपने इनवाइट किया। आपकी बड़ी मोहब्बत। देखिए, ये जो
मुद्दा मानिकेश जी ने जिस बात को कल इलेक्शन कमीशन को पार्टी के जरिए जो बात पहुंचाई है, ये सिर्फ बात बुरखे की नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है जो मानिकेश जी बहुत ही माइन्यूटली पिछले 3 सालों से वो देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जैसा जो इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम मानते हैं कि वो मुल्क में एक ऐसा इदारा है कि जो जमहूरियत की गारंटी है, लोकतंत्र का गारंटी है वो। अगर इलेक्शन कमीशन हम लोग टीएन सेशन के बारे में जानते थे कि यूनाइटेड फ्रंट से लेकर अटल बिहारी तक के समय में वो एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर थे कि जिन्होंने कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ नहीं समझा, जब तक वो टेन्योर पे रहे। और कहा जाता था कि वो नाश्ते में और लंच में सदस्यता खाते हैं देश के नेताओं की, एमएलए और एमपीज की। लेकिन करंट जो इलेक्शन कमीशन है और जिस तरह से एनडीए ने और बीजेपी आरएसएस ने हमारे देश के सभी इंस्टीट्यूशंस को के जरिए हमारे मुल्क को डेमोक्रेसी को तोड़ने का जो ये प्रयास है, ये उसकी छोटी सी एक कंप्लेंट है जो मानिकेश जी ने करी। पहले के चुनाव का वोट चोरी का मुद्दा आप जानते हैं कि सबसे पहले 2 साल से भी पहले की बात है। माननीय अखिलेश यादव जी ने एफिडेविट के साथ हमें इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश को पहुंचाया। उसके बाद आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर सारी बातें हम लोगों ने कही। लेकिन कोई भी रिस्पॉन्ड इलेक्शन कमीशन ने कभी ये जरूरी नहीं समझा कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी को इसका जवाब दिया जाए। तो ये जो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है हमारे जो इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन कमीशन का जो धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है, ये सिर्फ समाजवादियों के लिए खतरा नहीं है, ये बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। तो हमारा ये कहना था कि ये जो करंट आदेश है कि बुरखे वाली हमारी मुस्लिम महिलाओं के लिए आपने जो एक खास इंतजाम किया है, भाई हमारा जो नहीं नहीं, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, बुरके वाली और घूंघट, क्योंकि ग्रामीण हाँ जी, क्षेत्रों में बहुत सी महिलाएं घूंघट भी लगा सकती हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं एक वही कह रहा हूँ कि हमारे इलेक्शन कमीशन का जो हैंडबुक है रिटर्निंग ऑफिसर का, पृष्ठ हम्म, संख्या 145 का जो पैराग्राफ है 13.6.9 सी हम्म, ब्रेकिंग में आई, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर बाय पोलिंग ऑफिसर। भाई जो हमारे मतदान के अधिकारी हैं उसमें महिलाएं भी होती हम्म, हैं। उनका हम्म, काम है कि उत्तर प्रदेश बिहार के बारे में आप जानते हैं कि ग्रामीण अंचल हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, अति पिछड़ी महिलाएं हैं, जिनके तन पे कपड़े तक नहीं होते हैं। सोचिए कि इतनी गुर्बत गरीबी है हमारे गाँव में, देश के गाँव में। तो सवाल ये है कि ये जो नया आदेश जो बिल्कुल एकदम इलेक्शन कमीशन के जो रूल एंड रेगुलेशन जो अलग से आए हैं, यही ऑटोक्रेटिक बिहेवियर, यही तानाशाही रवैया है जिसकी छूट बीजेपी आरएसएस ने एनडीए इलेक्शन कमिश्नर को दी हुई है। इसलिए समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी हम लोग इमीडिएट मांग करते हैं कि आज के दिन पे आपको ये जो क्लॉज, ये जो आपने आदेश पारित किया है जो एक इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो घूंघट वाली महिलाएं हों या बुर्के वाली महिलाएं हों, महिलाएं महिलाएं हैं, तो जो आप ये करना चाहते हैं आप इसको इमीडिएट विथड्रॉ करिए। ये समाजवादी पार्टी या इवन इंडिया ब्लॉक आप लोग कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी जी ने नहीं बोला, राहुल जी ने नहीं बोला, अखिलेश जी ने बोला। अखिलेश जी तो इसके डॉक्टर हैं। इस मर्ज की इसकी बीमारी को अखिलेश जी पहले इंसान हैं जिन्होंने समझा कि कैसे उत्तर प्रदेश में दलित, बैकवर्ड, मुसलमान वोट्स को काट के हमें 89 सीट पे हम आलोक जी 150 से लेकर हम 5,000 6,000 वोटों से हम 2022 में हारे हैं। तो जो अटैक 22 में हुआ, हम ये समझते हैं कि हम भविष्य में कहीं पे भी सरकारें जहाँ पे लड़ रही हैं, जहाँ पे तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, क्यादत कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक का, हम लोग ये दायित्व समझते हैं कि आज मानिक जी की जो शख्सियत है वो पूरे देश में एक मोस्ट क्रेडिबल सोशलिस्ट नेता की है। तो हम ये चाहते हैं कि ज्ञानेश जी अगर इस बात को, आपकी बहस को, आपकी बातचीत को सुनते हैं, ये बात कहीं भी कन्वे होती है, उन्हें इमीडिएट इसको विथड्रॉ करना चाहिए। और ये ऑटोक्रेटिक बिहेवियर समाजवादियों ने ना जेपी के समय पे बर्दाश्त किया था, उन्होंने किसी को सत्ता को कुछ नहीं समझा। तो हम लोग भी उसी रास्ते पर लोकतंत्र को बचाने के लिए जहाँ जरूरत है सड़क से लेकर संसद तक हम नजर आएंगे। लेकिन सर बड़ी बड़ी बात तो ये है ना कि आप इंडिया गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े स्तंभ हैं, ठीक है, लेकिन आपके नेता अखिलेश जी लगातार उठा रहे हैं चुनाव की बात, ये कि वोट वोट में हेराफेरी हो रही है, वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया था कि एक बूथ पर 20 लोगों का नाम काटा गया था और एक विधानसभा में
1000-1200 बूथ होते हैं तो आप समझ लीजिए कितने वोट काटे गए हैं। तो इस तरह की बातें अगर की जा रही हैं और आप लोगों ने 18,000 वोटरों की लिस्ट भी दे दी, तब तो राहुल गांधी ने नहीं बोला। तो सच है भाई कि आप मुद्दा उठा रहे हैं, आपके इंडिया गठबंधन के बाकी सदस्य, और बिहार में भी सारे पॉलिटिकल पार्टी अपना नामांकन कर रहे हैं, किसी ने भी इस मुद्दे को लेकर चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। आप चुनाव आयोग की टीवी कैमरों के सामने तो आलोचना करेंगे, लेकिन चुनाव में भाग लेंगे, ये कैसे चलेगा? देखिए, हम ये समझते हैं कि अ, हमारे जो इंडिया ब्लॉक के लीडर्स हैं, उनके अपने बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। जैसे हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने जब एक बहुत बड़ी पदयात्रा निकाली, एक रैली निकाली, और वो गांव-गांव में बिहार के ग्रामीण अंचलों में जा रहे हैं। तो उनको फॉलो करने में आदरणीय राहुल जी, मानिक जी, सब लोग मिलके नजर आए। आदरणीय राहुल जी ने एफआईआर को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, उसके साथ पूरा इंडिया ब्लॉक खड़ा हुआ, समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जो बात मानिक जी ने उठाई है, अगले 24 घंटे में आप देखिएगा वो इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी मुद्दे के तौर पे आपको नजर आएगी। सभी लोग उसपे ऑलरेडी बोल भी रहे हैं, सबके स्टैंड्स भी आ रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये समय है कि जब हमारे देश के वो सभी सोशलिस्ट नेता जो समझते हैं कि हमें इस मुल्क के जो वेरी फाउंडेशन ऑफ हमारी मुल्क की जो फाउंडेशंस हैं, उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। तो नेतृत्व कोई भी करे, नई बात कोई भी करे, और क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा भू-भाग है, सबसे बड़े ज़्यादा वोटर्स और सबसे बड़ी प्रधानमंत्री का रास्ता यहाँ से होके जाता है। तो हम ये समझते हैं कि उनकी आवाज़ में सभी लोग आवाज़ को मिलाएँगे, और हम लोग मिल-जुल कर जो बिहार में जो चैलेंज है, उसके लिए हम काम करेंगे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का तानाशाही रवैया है, जिसको वो सफाई दे रहे थे हमारे कमिश्नर साहब यानीश जी, वो दोबारा दिखाता है कि वो हर महीने कोई न कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं। पहले आपने हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मज़दूर हैं, जो बिहार से बाहर काम करते हैं, आप उनको समय नहीं दिया कि वो आएँ, अपने वोट्स को जोड़ सकें, घटा सकें। तो जो कुछ हो रहा है ऑलमोस्ट इस मुल्क में, हमें लगता है कि जेपी के समय पे समाजवादियों ने उस दौर को देखा है, इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी चिन्हित कर पा रहे हैं। क्योंकि वो उस जेपी लोहिया और मरहूम नेताजी की पीढ़ी से हैं, जो बीजेपी आरएसएस की कैरेक्टर को समझते हैं, उनके इलाज को जानते हैं, और आज सभी की आवाज़ बनकर वो देश में जगमगा रहे हैं कि एक ऐसी उम्मीद, एक आखिरी ऐसी उम्मीद पूरे देश में दिखती है, सतीश यादव जी की शक्ल में, कि कल हमारा लोकतंत्र अगर बच सकता है तो हमारे महबूब नेता और उनके साथ जो ये पूरी हमारे उनके दोस्तों की टीम है, आदरणीय राहुल जी हो गए, तेजस्वी जी हो गए, हेमंत सोरेन जी हो गए, स्टालिन साहब हो गए, पिनराई विजयन हो गए, सब लोग मिलके हमें लगता है कि तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। नहीं, देखिए आमिर भाई, आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश में भी मैं, चूंकि ग्रामीण परिवेश के बारे में भी अच्छी तरह से जानता हूँ, बड़ी संख्या में चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती, हिंदू महिलाएं भी घूंघट उठाती हैं। तो इस मुद्दे पे आपने चुनाव आयोग को तो चिट्ठी दे दी। भाई मैंने ये देखा कि 2 साल पहले आपने 18,000 लोगों का नाम दिया विथ एफिडेविट। अभी तक मुझे नहीं पता कि चुनाव आयोग ने आपको उस चिट्ठी का या उन 18,000 आपने जो कंप्लेन की थी उस पर क्या जवाब आया, इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, आप कंप्लेन करेंगे, आप इसके लिए जनता के बीच कब जाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली तो ये जनता को पता होना चाहिए कि किस तरह से क्या क्या चुनाव आयोग कर रहा है। मान लीजिए बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल दी लालू जी ने, राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने। आप सड़कों पे कब उतरेंगे इन सब मुद्दों को लेकर? मोहतरम आलू पाठक साहब, आपको अंदाजा है कि समाजवादी पार्टी, ये जो हमारा ये जो राजनीतिक क्रांतिकारी पार्टी है, ये लड़ने वाली, भिड़ने वाली, संघर्ष करने वाली पार्टी है। पूरे देश में सबसे ज्यादा जिनके कार्यकर्ता जेलों में हैं, वो समाजवादी पार्टी है। और 2024 का चुनाव, 2022 में जो हम लोगों ने तानाशाही, जो ऑटोक्रेटिक रवैया देखा, उसके बाद समाजवादियों ने जो बीजेपी आरएसएस के कैरेक्टर को समझ के हमने लड़ाई लड़नी शुरू करी। पूरे मुल्क में अगर नरेंद्र मोदी का इकबाल कहीं से खोया, सबसे ज्यादा सीटें अगर बीजेपी आरएसएस से कहीं पे छीनी समाजवादियों ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, तो वो उत्तर प्रदेश है। और हम ये समझते हैं कि समाजवादी पार्टी हर दिन बूथ से लेकर ब्लॉक स्तर पे, चाहे गन्ना किसानों की लड़ाई हो, चाहे पीडीए के ऊपर जो एट्रोसिटीज के मामले हों, दलित समाज के ऊपर एट्रोसिटीज के मामले हों,
इन सारे सवालों पे इवन इलेक्शन कमीशन के मामले में जब भी कोई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सिर्फ यूपी का इशू नहीं है, तो जब भी कोई रणनीति बन रही है इंडिया ब्लॉक की, उसमें सभी नेता हमारे सब लोग एक साथ में हैं और इलेक्शन कमीशन के इसके खिलाफ मेरा ऐसा मानना है कि माननीय अखिलेश यादव जी जरूर कोई न कोई बड़ी रणनीति वो तैयार कर रहे होंगे कि जब यूपी में इलेक्शन कमीशन को भी घेरने का काम करने की जरूरत जल्द ही आपको देखने को मिलेगी और वो बैठने नहीं, वाले नहीं। आप क्या चाहते हैं कि जैसे कि हर बूथ पे 1000 वोटर होते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि हर बूथ पे महिला वोटर भी रहेंगी, तो आपका कहना है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसमें एक पुरुष एक महिला कर दिया जाए, वही पहचान सुनिश्चित करे, बजाय इसके कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता करेगी सुनिश्चित। क्योंकि ये भी तो होता है कि एक बंदा ही वोट डालने, कमरे के अंदर एक ही बंदा जाता है, हम तो लगातार वोट दे रहे हैं, एक आदमी वोट दे के जाता है, जब वोट दे के निकल जाता है तब दूसरा आदमी एंट्री करता है। वी रिक्वेस्ट की तो जैसे आपका विरोध किससे है कि महिला रिटर्निंग अफसर ये काम कर सकती है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पे आप नाराज हैं? हम ये समझते हैं कि कोई भी नॉन 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 स्टेट एक्टर या ऐसे कोई भी शख्स जिसका उस पूरे प्रोसेस से लेना देना नहीं है, उनकी एंट्री भी बैन होना चाहिए वहाँ पर। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर जो उनकी टीम होती है मैनुअल के मुताबिक, उसमें दोस्तों, महिलाएं भी हों और आप महिलाओं के द्वारा जो है जो उनकी जांच है, अगर पुलिस फोर्स को तो राइट नहीं है आईडी कार्ड देखने का, तो जो उसमें अंदर महिलाएं होती हैं उसमें महिलाएं भी हों, जो चेक करना चाहती हैं वो उसको टैली कराएं, लेकिन ये इमीडिएट इसको विड्रॉ करना चाहिए। आपने बूथ की बात करी आलोक जी, उत्तर प्रदेश में किसी भी विधानसभा में तकरीबन 300 350 से लेकर 450 तक बूथ होते हैं और पिछले 22 में आपको अंदाजा हो कि हर बूथ पे 10 वोट भी अगर आप काटने का काम करते हैं या उन्हें पुलिस के बल पे बंदूक दिखा के आप वोटर को बूथ तक पहुंचने का मौका नहीं देते हैं, तो 10 वोट भी अगर नहीं पड़े तो 400 बूथ का मतलब हो गया कि 4000 वोट। 4000 और आप और जानते हैं विधानसभा नहीं, वो हमारे विधानसभा चुनाव में तो जी जी जी, आपको मालूम है कि हम शाहगंज की जो सीट है जहाँ पे आदरणीय लली यादव जी रहे हैं, वो हम तकरीबन सीटों से हम वहाँ पे हारे हैं। आप आइए नईम साहब जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बहुत बड़े लीडर हुए बिजनौर में, वहाँ पे हम 100 कुछ 15 वोट से हम हारे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं बूथ की जो तैयारियां हैं बहुत तरीके से लोकल लेवल पर नहीं नहीं, आपने इंचार्ज अच्छा याद दिलाया, आपने अच्छा याद दिलाया। नईम साहब आपके बिजनौर में लड़े थे। लखनऊ से जिले से सटी हुई सीट है बाराबंकी की कुर्सी रोड, कुर्सी विधानसभा है। 89 सीट्स हैं आलोक जी, 150, 200, 400, 500, 600, 700, 200, 400 ऐसे हैं। 89 सीट्स पे समाजवादी इसी तरह हारी है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो आरएसएस बीजेपी ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर जो तमाशा 22 में किया था, जो इनके अंदर गलतफहमियां हैं लोकतंत्र को लूटने की, 2027 में ना 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 डिजिटल बूथ कैप्चरिंग होने देंगे, ना इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग होने देंगे। जो लोकतंत्र की शक्ति है इलेक्शन कमीशन उसको काम करना पड़ेगा, जो उसका मैंडेट है। तो जो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है, हमारा ये कहना है कि देखिए समाजवादी पहले लोग हैं जो ऑटोक्रेसी का कैरेक्टर समझते हैं और मानिक अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं कि जो बीजेपी आरएसएस और ये जो पूरा हिटलर मुसोलिनी का जो डिजाइन है नाजी पार्टी का, मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको नाजी पार्टी बोलना चाहिए। नाजी पार्टी का जो डिजाइन है वो सोशलिस्ट जानते हैं और एट एनी लेवल हम ये समझते हैं कि जहाँ पे भी इस मुल्क की लोकतंत्र के लिए समाजवादियों को खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जान की बाजी लगाकर इस मुल्क की बका के लिए लेकिन इसके हम लोग लेकिन लड़ेंगे। अमित जी आपकी बात सही है, लेकिन ये सच है 2022 में आप भले चुनाव हार गए थे, लेकिन 2024 में अगर मैं वैसे भी लोकसभा में आपके गठबंधन ने भाजपा गठबंधन से ज्यादा सीटें जीती थी। भाजपा गठबंधन को 37 सीटें मिली थी, आप लोगों ने 43 सीटें जीती थी। और विधानसभा वाइज अगर मैं लीड की बात करूं तो 227 विधानसभा पे सपा और कांग्रेस गठबंधन को लीड मिली थी। तो क्या 2022 और 2024 की वोटर लिस्ट में कितना अंतर था? क्योंकि जब जनता आपको वोट देना चाहती तब मुझे लगता है इसका मायने नहीं रखता है। मुझे नहीं लगता कि 2022 में जिन लोगों के नाम काटे गए थे उनको 2024 में क्या जुड़ गए थे, क्योंकि ये मैंने देखा नहीं कि बूथ में कितने ना
हर बूथ पे कितने नाम जोड़े गए, कितने काटे गए। लेकिन ये भी सच है कि 2024 में इसी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चुनाव करा। लोकसभा में आपकी पार्टी को 43, आपके गठबंधन को 43 सीटें मिलती हैं। अगर मैं विधानसभा वाइज देखूं, मतलब दर्शकों को बता दूं कि मैं ये जो लीड थी उस विधानसभा क्षेत्र में देखा गया तो इंडिया गठबंधन को 227 सीटों पर लीड थी। तो आपके जो आरोप, आप ही आरोप लगा रहे हो कि भाई हर बूथ पे हमारे 10 वोट या 20 वोट काटे गए, फिर आप कैसे लोग आलोक जी 2 साल के अंदर ही जो चुनाव होता है और आप 227 सीटों पे जीत जाते हो। 2022 में हमें बीजेपी आरएसएस ने बहुत कुछ सिखाया, हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमें बहुत कुछ याद कराया गया है, बहुत सारी चीजें समाजवादियों ने याद करके हमने लिख के रखा हुआ है। और 2024 में मैं आपसे कह सकता हूँ कि मुझे बूथ का बहुत काम करने का शौक है हमेशा, तो उसको समझने का। अखिलेश यादव जी ने जो बूथ की तैयारी है उसको कैसे सारे बूथ को चाक चौबंद करा जाए, कैसे वन क्लिक बूथ में अपने लोगों से, वर्कर्स से वो डायरेक्ट जोड़ा जाए। आप जानते हैं कि अ, अमित शाह जी को अगर बूथ के वर्कर को फोन लगाना है तो उनको उनको जो है डायरी देखनी पड़ती है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी 10,000 की भीड़ में नाम से वो बता सकते हैं कि कौन सा वर्कर उनका किस गांव का है। तो हमने उन सब चीज़ों को बेहतर किया है और हम अभी भी पार्टी हमारी जो है सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर हम हमारा हमारा काम है, हम ये समझते हैं कि आगे भी जो अभी, क्योंकि अब नई लिस्ट बनेगी जिला पंचायत के बाद जो है, तो हम इस पे निगाह रखेंगे। हम चाहेंगे कि एक भी वोट जो पीडीए का है, जो प्रो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुप्स हैं, जो ये समझते हैं सामान्य वर्गों के, प्रगतिशील समाज के लोग हैं, कि हम उन्हें जो वोट देने का राइट है उसे छीनने का हक नहीं देंगे, चाहे वो मुसलमान हों, दलित हों, पिछड़े हों। अगर बीजेपी आरएसएस ये समझती है कि उनके वोटिंग राइट हम छीन लेंगे, अगर बीजेपी आरएसएस राइट विंग ये समझती है कि हम उन्हें इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर देंगे, पुलिस के द्वारा बंदूक दिखा के, गोली दिखा के, तो मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी अगले आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत हार्ड होने वाले हैं। और आप ये मत समझिएगा कि 2027 में खानदान, रिश्तेदार पकड़ के आके, पैर पकड़ के आपको माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि ये मुल्क हम लोग अपने हाथों से, संविधान के हाथों से नहीं निकालने नहीं, नहीं आप देंगे। क्या कह रहे हैं कि क्या भाजपा वाले पैर पकड़ के माफी मांग रहे हैं क्या? हमारा ये कहना है कि देखिए, अखिलेश जी बहुत ही आदर्श, बहुत ही उनका दिल बड़ा है, वो माफ़ करने वाले लोगों में से हैं, हमेशा। लेकिन जिस तरह से हमारे मुल्क की फाउंडेशन में एसिड डालने का काम राइट विंग बीजेपी आरएसएस कर रहा है, ये मुल्क गांधी का, भगत सिंह का, लोहिया का और हमारे उन सभी बुजुर्गों का है। नेताजी, सोचिए कि उत्तर प्रदेश को पिछले 30 सालों में आज जहाँ पे 70% आबादी के मुंह में जुबान है, शिक्षा है, नौकरी है, तो इसके पीछे एक क्रांति के पीछे एक इनकलाबी समाजवादी सोच के पीछे कुर्बानियां हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी को भी अगर कुर्बानियां देनी है, आज जब पूरा मुल्क, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा एक पर, मुझे ये लगता है कि ये कोई कोलंबिया का कोई माफिया राज चल रहा हो, किसी कोलंबिया का कोई लैटिन अमेरिका को ऐसा देश हो, नार्कोस मान के चलिए कि इस उत्तर प्रदेश को लीड कर रहा है, तो हम इसकी जड़ों में मत्था डाले नहीं देंगे। इनकी जड़ों में खून है हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, कानपुर से लेकर, इलाहाबाद से लेकर, फैजाबाद से लेकर, ये क्रांतिकारियों की जमीन है। किसानों का विद्रोह आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ की धरती से इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश राज की जड़ों में हिला देने का काम उत्तर प्रदेश से हुआ है। तो वी आर नॉट गोइंग टू, हम किसी को बर्दाश्त करने वाले नहीं, हम किसी को माफ करने वाले हैं। जो लोग भी अच्छा, संविधान के रक्षक हैं, अगर वो संविधान के रास्ते पर नहीं चले, तो चाहे वो कोई भी हो, 27 में ये बात सही है, राहुल जी कुछ भी कहते हो, उत्तर प्रदेश में छिपने की जगह नहीं मिलेगी।